नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और आपके लिए एक विशेष तोहफा जो है ये हम लेकर के आ गए हैं। हमने आपसे कहा था कि कंटिन्यूअस हमारी क्लासेज जो है आपको मिलती रहेगी, जिसमें हमने पहला टॉपिक देखा जहां पे हमने थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ देखा कि अर्थ के डेवलपमेंट के ओरिजिन के कैसे हुए ओरिजिन। फिर उसके बाद आपने देखा हमने सेकेंड टॉपिक किया जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचनाएं, आंतरिक संरचनाओं के लेयरिंग के बारे में देखा। अगर हम बात करें पीजी के सिलेबस के थर्ड टॉपिक का, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। ये वेगनर महोदय का दिया गया एक थियरी है जो आगे चल करके बैकग्राउंड बनेगा प्लेट टेक्टोनिक्स का, और इसी के आधार पे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है मूव करेगा, आगे जो है डेवलप होगा। अब इस थियरी के अंदर हमको इसलिए आपसे बातें करनी पड़ी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के आ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल भी देखने को मिले। सबसे पहले आपने ये किसी भी क्लास में, चाहे आप ग्रेजुएशन में या फिर 11th क्लास में भी कुछ जो है स्टेट के बोर्ड में इसकी थोड़ी बहुत जिक्र है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो थोड़ी चर्चाएं वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में आप देखोगे इसमें दो शब्द मिलकर के बने हैं, एक कंटिनेंट और दूसरा ड्रिफ्टिंग। यानी जो हमारा लैंडमास है वह प्रवाहमान है, वो चल रहा है, गतिमान है, वह जो है ड्रिफ्ट कर रहा है। अब किसके ऊपर ड्रिफ्ट करेगा? अगर कंटिनेंट है तो ड्रिफ्ट, अब ये कंटिनेंट में क्या पूरा ये इंटीरियर का से लेकर के आउटर सरफेस तक क्या ये मूवमेंट है या केवल लिथोस्फेरिक मूवमेंट है? तो सबसे पहले अगर हम कंटिनेंटल की बात करें तो ये लिथोस्फेरिक मूवमेंट की बात करता है। लिथोस्फीयर क्या है, स्थल मंडल क्या है, इसकी चर्चा हमने पुराने क्लास में यानी जस्ट इसके पहले वाली क्लास में हमने किया है कि जब अर्थ के इंटीरियर को हम देख रहे थे तो अर्थ के इंटीरियर में जो ये क्रस्ट था और जो आउटर जो है मेंटल था, अपर मेंटल था, उस दोनों को मिल करके और जो ये बन रहा था उसको हमने क्या बोला? क्रस्ट बोला। और ये क्रस्ट के जस्ट नीचे जो है आपको एक दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा, दुर्बलता मंडल देखने को मिलेगा, जिसको आप एथनोस्फीयर के नाम से जानते हो। तो एथनोस्फीयर के ऊपर जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट, आगे चल के ये प्लेट कहलाएगी। अभी इस थियरी में कहीं भी प्लेट शब्द यूज नहीं है। तो यह जो है किस तरह मूवमेंट करता है, पहली बार ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी। हालांकि इसके पहले एक और ये साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट अगर हम कहें तो टेलर महोदय ने ये बात कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं टेलर महोदय के और वेगनर महोदय के थियरी में थोड़े से डिफरेंसेज हैं। दोनों के पर्पस में डिफरेंसेज है, दोनों के जो फोर्सेज हैं इनके रेगुलेट करने वाली उसमें डिफरेंसेज हैं। जहां टेलर महोदय का पर्पस था कि उस समय के जितने प्लेट्स के कारण से, प्लेटों के मूवमेंट यानी कंटिनेंट के मूवमेंट के कारण जितने भी फोल्डेड माउंटेन बने हैं उसको ये पढ़ने का, उसको स्टडी करने का, उसका को लॉजिकल प्रूफ करने का। वहीं दूसरी तरफ यहाँ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में आप देखोगे तो वेगनर महोदय का, यह अल्फ्रेड वेगनर, इनका पर्पस मेनली है कि उस समय के क्लाइमेटिक चेंज कैसे हुए, ये हमारे यहाँ जो आइस एज है क्यों आया, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो है आइस एज के बाद से फिर से जो है वार्म फेज क्यों आया, और अगर ये चेंजेस हुए हैं तो इसके एविडेंसेस भी मौजूद हैं। जैसे आप देखोगे तो जो एरिया आज ठंडी क्षेत्रों में है वो उसमें भी आपको गर्म क्षेत्रों की एविडेंसेस मिलते हैं। ऐसे रॉक जो जिसका डेवलपमेंट केवल और केवल वार्म क्षेत्रों में हो सकता है वो भी वहाँ पर ये अवेलेबल है। तो इसके पीछे उनका कारण यही था, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में ये पर्पस सिद्ध करने का कि कंटिनेंट का बहाव कैसे हुआ है, किस तरह से वो जो है ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल किए। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं और एक एक चीज़ों को बात करेंगे, इनके इस एविडेंस के प्रूफ की बात करेंगे, इस एविडेंस के साथ जो है ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, उसकी भी बात करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर के अंदर और वहां पर हम ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में सबसे पहले देखें तो
तो ये इसकी बेसिक परिचय अगर आपको बताना हो तो आप कहोगे कि यह जो है वेगनर महोदय द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया सिद्धांत है। 1912 में वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब जब 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि वो किस कंट्री के थे, वो किस देश से संबंधित हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आप देखोगे मेजर जो है 3 फेजेज आए। पहला अगर देखोगे जर्मन ज्योग्राफर का फेजेज है, फिर आप देखोगे फ्रेंच ज्योग्राफर का फेजेज है, और फिर आपको यूएसए के ज्योग्राफर का फेजेज दिखेगा। ये मेजर जो है, जो क्लासिकल युग की बाद की हम बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने बहुत सारे फेजेज देखे होंगे, अरब कंट्री की कंट्रीब्यूशन, ग्रीक का कंट्रीब्यूशन, हमारे इंडियन ज्योग्राफर्स की कंट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर इनका जो है ये देने वाले कौन थे? जर्मनी के ये मौसम वैज्ञानिक। ये कौन है? जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक हैं। अब जब मौसम वैज्ञानिक शब्द हमने बताया तो यहाँ से पर्पस भी आपको क्लियर हो गया कि इस थियरी की पर्पस क्यों था, इस थियरी को उन्होंने शुरुआत क्यों किया। इस थियरी की शुरुआत जो है वो उनको ये बताना था किस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेज हुए हैं। तो जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने इस बात को प्रूफ करने का, सिद्धांत को ये बताने के लिए इन्होंने इस थियरी का प्रतिपादन 1912 में किया। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर मान लीजिए कि कहीं आज जो है इक्वेटर के पास कोई चीज है, कोई लैंडमास एरिया है, और उस लैंडमास एरिया पे आइस एजेज के अगर कोई सिम्टम्स मिलते हैं, आइस एज के कोई ऐसे जो है ये साक्ष्य मिलते हैं, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है कि वो ये तो एकदम कंफर्म है कि वहां आइस एज आया है, वहां बर्फ जमा है तभी मिलेगा। लेकिन अब बर्फ जमा क्यों? या तो वह जो है पोल हमारा जो वर्तमान में यहाँ है, ये पोल ही उस समय वहां ना हो, जो इक्वेटर आज यहाँ है वो इक्वेटर ही वहां ना हो, यानी इक्वेटर की शिफ्टिंग हुई है। लेकिन ये इक्वेटर की शिफ्टिंग कुछ कालों के अंतराल पे नहीं हो सकती, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए, और इक्वेटर की शिफ्टिंग भी ये बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं हुई है। तो पहला तो एक तर्क ये हो सकता है कि इक्वेटर ही शिफ्ट कर गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है और ये इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए इस तरह के कोई साक्ष्य अगर आपको देखने को मिले, अब इस इंडिया के अंदर कोई अगर साक्ष्य आपको देखने को मिले, तो अगर यहाँ आइस एज आया है तो 2 संभावनाएं हैं। या तो यहाँ से ये कोई भी ये इक्वेटर के से बहुत दूर रहा हो, पोल यहाँ पर रहा हो, इसके पास पोल रहा हो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो है पोल और इक्वेटर अपनी जगह पे स्टेबल हो, लेकिन लैंडमास एरिया ही एक जगह से बह के दूसरी जगह चले गया। तो ये 2 संभावनाओं को लेकर के इन्होंने अपने सिद्धांत को देना शुरू किया, और इन्होंने सेकंड बात जो हमने आपको बताया उसको इन्होंने अपना ये सिद्धांत का आधार बनाया कि लैंडमास एरिया समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है चेंज हुए, उनकी पोजीशनिंग चेंज हुई है, उनके स्थान चेंज हुए। शुरुआत के समय में ये अपनी सिद्धांत की शुरुआत करते हैं कार्बोनिफेरस युग से। इस सिद्धांत की अगर हमने आपको बात करें तो ये कार्बोनिफेरस युग की ये बात करते हैं कि ये कार्बोनिफेरस युग से हम जो है अपनी सिद्धांत को लेते हैं। और उन्होंने बताया कि ये इसके कार्बोनिफेरस युग में शुरुआत में आपने देखा तो यहाँ पर एक बृहद जो है महासागर था और एक बृहद लैंडमास था। 2 ही चीज थे, एक लैंडमास एरिया था और एक जो है ओशियन था, बड़ा सा ओशियन था। उन्होंने टोटल लैंड मास को उन्होंने पेंजिया शब्द दिया और टोटल वाटर बॉडी जो थी उसको पैंथेलासा वर्ड दिया। तो पेंजिया और पैंथेलासा नाम के 2 जो है इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया। पैंथेलासा यूज किया वाटर बॉडी के लिए और पेंजिया इन्होंने यूज किया ये लैंडमास एरिया के लिए। लेकिन अब ये पेंजिया को इन्होंने कहा कि आगे चल करके पेंजिया में धीरे धीरे बिखराव हुआ, ये 2 भागों में टूट गया पेंजिया। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा हम ये पहले इस फिगर पे आते हैं, ये आपको और क्लियर बात यहाँ पर मिलेगा। इन्होंने शुरुआत में क्या कहा
कि कार्बोनिफेरस युग से अगर आप देखोगे तो एक जो है वाटर बॉडी थी और दूसरा जो है लैंड मास एरिया था। जो आपको नीले कलर की दिख रही है ये आपको वाटर बॉडी है और जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है लैंड मास एरिया। लैंड मास एरिया को इन्होंने पेंजिया नाम दिया, इन्होंने इसको जो है पेंजिया नाम दिया, ये जो है पेंजिया इन्होंने कहा। और जो ये जो वाटर बॉडी थी इसको इन्होंने पैंथलासा कहा। इसको इन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने पैंथलासा कहा। तो इन्होंने पैंथलासा कहा। तो इन्होंने दो नाम दिया, एक पेंजिया और एक पैंथलासा। अब ये पेंजिया का अर्थ होता है टोटल लैंड मास और पैंथलासा का अर्थ होता है टोटल वाटर बॉडी। अब आगे चल करके ये दो भागों में टूट गया, पेंजिया में दो भागों में बिखराव हुआ और उसके उत्तर वाले भाग को उन्होंने टर्म दिया लॉरेंसिया। इसको उन्होंने कहा, क्या कहा? लॉरेंसिया। इसी को जो है ये अंगारा लैंड भी कहा जाता है, अंगारा लैंड। और नीचे वाले जो भाग था उसको इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। नीचे वाला जो भाग था गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में इसका जो है विभाजन हो गया। एक ये ऊपर वाले भाग को इन्होंने अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा, नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहा। अब ये इसके बीच में जो है पानी, अब ये पैंथलासा, ये जो पानी था ये बीच में पानी भर गया और ये एक नया सी ये खुला यहाँ पर, जिसको आप टेथिस सी के नाम से जानते हैं। टेथिस सी की हिस्ट्री आपने देखा होगा, हिमालय फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हो तो वही टेथिस सी आपको दिखाई देता है। उस टेथिस सी का आज अवशेष के रूप में माना जाता है मेडिटेरेनियन सी है कि और बाकी लैंडमास तो एक दूसरे से जुड़ते गए, वहां पर जो है जियोसिंक्लाइंस बनी और फिर वहां हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन कुछ पार्ट जो इसके वेस्टर्न पार्ट हैं आज बचे हुए हैं, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हो। तो ये दो भागों में टूटा। अब फिर कुछ समय बीतने के साथ साथ फिर से लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में यह जो है ये टूटा और ये बह करके एक दूसरे से अलग हुए। अब ये टूटेगा तो ऊपर के आपको जितनी भी लैंडमास एरिया देखने को मिलेगी, जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, आपको यूरोप देखने को मिलेगा, आपको एशिया का ऊपर साइबेरिया वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो रूस, चाइना, मतलब हिमालय के ऊपर की जो आपको लैंडमास एरिया एशिया के अंदर देखने को मिलेगी, ये ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉरेंसिया। ये सब जो है लॉरेंसिया के पार्ट हैं, लॉरेंसिया से बने हुए हैं। तो लॉरेंसिया अलग अलग भाग में टूटा, जिसमें नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना और एशिया बना। एशिया में इंडिया को नहीं शामिल करना है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉरेंसिया, इट्स अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड में भी ये बिखराव हुआ, गोंडवाना लैंड भी टूटा और इससे साउथ वाली सारी चीजें बनी, जैसे साउथ अमेरिका बना, जैसे आपको अफ्रीका कंटिनेंट बना, जैसे आपको मेडागास्कर बना। इसी में से टूट करके इंडिया जो है और ट्रेवल की टुवार्ड्स नॉर्थ और यह जा करके और अंगारा लैंड से टकराई, तो इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है और फिर ऑस्ट्रेलिया बना। तो ये सारे लैंडमास एरिया जो आपको दिख रहे हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। इनके बीच जो है यह ड्रिफ्ट करते गए, इनका जो है या तो ये ड्रिफ्ट किए तो अपने से ये पश्चिम की तरफ गए या तो ये इक्वेटर की तरफ गए। इनके दो तरफ जो है मूवमेंट हुआ। अभी हम बात करेंगे कि इस मूवमेंट का कारण क्या था। तो दो तरफ मूवमेंट हुआ और धीरे धीरे बीच में अलग अलग ओशियन खुलते गए। जैसे यह आपने देखा कि यूरोप से नॉर्थ अमेरिका ये पश्चिम की तरह ट्रेवल किया, तो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, और फिर साउथ अमेरिका अलग हुआ तो साउथ अटलांटिक, बीच में एक एस शेप का जो है अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिला, अटलांटिक ओशियन बन गए। तो यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से अलग अलग सी खुलते गए। यही चीजें जो है ये समझाने का प्रयास कर रहे थे अल्फ्रेड वेगनर महोदय थ्रू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कि इस कंटिनेंट के बहाव के कारण से इनकी सिचुएशंस चेंज हुआ है। आपने देखा कि यह ड्रिफ्ट कर रही है, यह जो है महासागरों के खुलने के कारण बन रही है।
तो ये अपनी बात में इन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि सबसे पहले एक पैंथेलासा था और दूसरा जो है ये जब यागे टूटा तो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में टूटा और फिर जो है इसमें टूट करके और आज वर्तमान ये स्थिति में पहुंचा है। तो ये अब इसमें अब एक चीज आपके आता है, आपको एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब बने, तो आपको केवल ये याद रखना है कि इनकी थ्योरी का आधार, चूंकि ये कार्बन की डेवलपमेंट जितने हमारे यहाँ ये कार्बोनिफेरस युग के बना हुआ कोल हैं, कोयला हैं, उनका जो है जिक्र इनको करना था। साथ में आप देखोगे कार्बोनिफेरस से अभी तक लगातार जो उसका चेंज हुआ क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका व्याख्या करना था। तो इस कारण से इनकी थ्योरी की शुरुआत जो है कार्बोनिफेरस से होती है। जबकि आप टेलर महोदय को देखोगे तो क्रिटेशियस काल से उनकी थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी थ्योरी की शुरुआत कैसे होती है। बाकी आपके लिए मटेरियल है कि आपको 2 साल में ये 200 मिलियन पहले ये 2 भागों में टूटा सुपर कंटिनेंट, फिर जो है ये अलग अलग भागों में, तो इसका उतना आपके लिए ये जो है ये टाइम फेज नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये याद रहे कि यह जो है कार्बोनिफेरस युग से जो है इसकी शुरुआत होती है इस थ्योरी की। ठीक, अब उसके बाद अगर हम चलें यहाँ पे, तो जब धीरे धीरे आप देखोगे तो इनके थ्योरी की लास्ट फेज आती है जिसमें इन्होंने कहा कि टेथिस सी जो खुला था वो भी धीरे धीरे भरने लगा। सेडिमेंट जो आपके यूरोप के तरफ से आने वाली नदियां और ये इंडिया के तरफ से आने वाली नदियां जो है उसमें सेडिमेंट जमा करती गई, अवसाद जमा करती गई और एक जियोसिंक्लाइंस बना। जियोसिंक्लाइंस के कारण से उसमें बल्ज क्रिएट हुआ और उससे जो है एक न्यू फोल्डेड माउंटेन जिसको आप हिमालय के नाम से जानते हो उसका जो है इमर्जेंस हो गया, उसका निर्माण हो गया। अब इसके पहले आपने देखा कि अब आपसे एक और क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछता है या एग्जामिनेशन में पूछता है कि अच्छा उस पैंथेलासा का क्या हुआ। हमने कंटिनेंट के बारे में तो देख लिया कि कंटिनेंट जो है जो पेंजिया था वो टूटा और आज जो है उसके वर्तमान स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पैंथेलासा। तो वो एक लैंडमास एरिया, एक वाटर बॉडी जो पैंथेलासा इन्होंने जिक्र किया और एक वाटर बॉडी जिसको इन्होंने टेथिस सी जिक्र किया। तो टेथिस सी का तो हमने देखा कि इनका बचा हुआ भाग जो है आज मेडिटेरेनियन सी के रूप में दिखाई देता है, भूमध्य सागर के रूप में। वहीं आप दूसरी तरफ पैंथेलासा को देखोगे तो पैंथेलासा का बचा हुआ भाग ही पैसिफिक ओशियन माना जाता है कि वहीं पैंथेलासा अब उसकी बहाव हुई तो अलग अलग जगह उसकी ये स्पेस सिकुड़ती गई और जो बचा हुआ आज भाग है वो पैसिफिक ओशियन है। ठीक, अब इस थियरी में अभी तक तो आपने देखा कि चलिए ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन ये बहाव हुआ क्यों, आगे ये कॉज भी तो चाहिए कि ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे कौन से फोर्स थे जिनके कारण से इतना ज़्यादा बड़े लैंडमास का इन्होंने ड्रिफ्ट करा दिया कि एक जगह से दूसरी जगह बह के गए। ये इसके पीछे कारण, हालांकि इस पॉइंट पे ही इन्होंने प्रूफ करने में थोड़ी कमी हो गई इनसे और इसकी आलोचना भी बहुत तेजी से की जाती है। इस थियरी को डिस्कार्ड होने के लिए, इसको खत्म होने का, इसका अस्तित्व खोने का सबसे प्रबल कारण यही रहा इनके उत्तरदायी बल। तो इसमें इन्होंने ये बात किया कि इसके लिए 2 कारण जिम्मेदार थे। पहला जो है आपने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो ग्रेविटी थी, और दूसरा जो है यहाँ पर ध्रुवीय उड़ान जिसको पोलर फ्लीइंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि चूंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि गोल नहीं होने के पीछे कारण क्या है कि जो रोटेशन होता है तो आप देखोगे ये पोल के पास उसकी स्पीड कम होती है, इक्वेटर के पास स्पीड ज्यादा होती है, जिसके कारण से वो इक्वेटर के तरफ बल्ज है, उभार हुआ है यहाँ पर, उसको जो है अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ये कारण से यहाँ पर अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगने के कारण से ये उभार हुआ है, इसमें जो है बल्ज क्रिएट हो गया, इक्वेटर में आपको बल्ज देखने को मिलेगा। तो ये जो है पहला तो यहाँ पर इन्होंने ये कारण बताया, और दूसरा जो है इन्होंने कहा कि ध्रुवों से जैसे जैसे आप ये इक्वेटर के पास आते हो तो आपका जो है क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये आपको
ये तेजी से बढ़ते जाता है, जिस कारण से आप देखोगे कि ये जो कंटिनेंट थे इनका ये खींच करके ध्रुवों की तरफ चलने लगे। दोनों ध्रुवों से इक्वेटर के तरफ जो है इनका मूवमेंट होने लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बल खींच रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चादर के बीच में पकड़ करके आप ऐसे ऊपर खींचोगे तो उसके दोनों किनारे अपने आप जो है पास आने लगेंगे। तो इस कारण से उन्होंने पोलर फ्लीइंग फोर्स के बारे में, ध्रुवीय उड़ान बल जिसको आप कहते हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो, तो उसके आधार पे इन्होंने बताया कि यह जो है एक यहां पर एक बल लगा। दूसरा इनसे कहा गया, अच्छा ये तो चलिए ठीक है, टुवार्ड्स इक्वेटर आपने प्रूव कर दिया, पश्चिम के तरफ गति के बारे में भी आपने कहा था। बोले कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी के आप देखोगे लगातार घूमने के कारण से, रोटेशन के कारण से इस पे ज्वारीय बल लगता है, टाइडल फोर्स लगता है, जिसके कारण से जैसे टाइड ये ऊपर खींच जाता है, वैसे ही ग्रेविटी और ये घूमने के कारण ये भी ऊपर खींचे करके और ये घूमने लगते हैं। तो दो कारण इन्होंने बताया, पहला पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पश्चिम के दिशा में, और पोलर फ्लीइंग फोर्स और इसके रोटेशन के कारण से इक्वेटर वार्ड्स। कहा गया कि ठीक है चलिए आगे चल के, हालांकि इसकी आलोचना इसी पॉइंट पे होगी कि अगर ये बल इतने पर्याप्त थे तो आज क्यों नहीं ये चल रही है, ये आज क्यों नहीं बह रही है। और अगर चलो ठीक है उस समय बहाव हुआ तो इस बल के कारण एक बड़े लैंडमास को तोड़ देना, अगर ऐसा हुआ तो वो बल आज गए क्यों, क्योंकि अर्थ तो आज भी रोटेट करती है, आज भी स्पिन कर रही है, आज भी यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो ये इनकी सिद्धांत की एक कमी बन गई और धीरे धीरे ये सिद्धांत जो है ये कमजोर होता गया। और जो ही प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ 1953 से, आप देखोगे इसको बनने की शुरुआत हो जाएगी और फाइनली 1963 में यह जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी अस्तित्व में आएगी। उस समय यह जो है सिद्धांत अपना दम तोड़ देगा। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स आने से इनके जो कमियां थी वो दूर हो गई और ये थियरी फिर से मजबूत हो गई, लेकिन हम लोगों को ये डिबेट नहीं, हम लोगों को यहाँ पे अपने एग्जाम के दृष्टि से पढ़ना है। फिर अब आते हैं कि चलिए कमियां तो हमने देख लिया, बल भी देख लिया, अब दूसरा कि इनकी जो है फायदे का क्या है, इनको कैसे लगा और ये कैसे इन्होंने प्रूफ किया कि यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वास्तव में हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस नहीं है, ये थियरी है, इसका मतलब इसको मान्यता मिली, साइंटिफिक मान्यता मिली। तो इन्होंने लॉजिकल प्रूफ किया और पहला उन्होंने लॉजिक दिया जिग्सा फिट का। जिग्सा फिट यानी जो कंटिनेंट के मार्जिन है वो कुछ देखने में ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे से बिछड़े हुए दो भाई हों, जैसे अगर उसको मिलाएं तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं, उनके बीच ऐसा गैप टूटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ये नॉर्दर्न अमेरिका का यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, अगर ये मान लीजिए ये नॉर्दर्न अमेरिका का अगर आप पूर्वी वाला भाग देखोगे यहाँ, और फिर ऐसा ही जो है अफ्रीका का आप भाग देखोगे, यहाँ पे जो अफ्रीका बना हुआ है, तो ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से, ये वाला पार्ट यहाँ और अफ्रीका वाला पार्ट जो है यहाँ मैच कर जाएगा, ये यहाँ और ये जो है यहाँ पर मैच कर जाएगा। यानी लगता है कि एक ही के ये दो पार्ट थे, इसको तोड़ करके हटा दिया गया। तो पहला जो है ये एक ओवरलैपिंग वाली जिग्सा फिट जो है, ऐसे ही अफ्रीका के तट को अगर इंडिया वाले और मेडागास्कर को जोड़ करके देखोगे तो लगेगा कि हाँ पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो पहला इन्होंने एविडेंस दिया जिग्सॉ फिट का कि इसके कारण तट रेखाएं मिल जाती है और ये उनकी थियरी सिद्ध होती है कि हाँ सच में जो है ये तट अलग अलग हुए। दूसरा उन्होंने ये अपना अगर बात किया जाए तो दूसरा उन्होंने दिया जिसको उन्होंने कहा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? कहा जाता है कि चट्टानें अर्थ के इतिहास के पन्ने हैं। रॉक्स आर द पेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री। यानी अगर अर्थ को अध्ययन करना है तो हम रॉक स्ट्रक्चर को देखते हैं। रॉक स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जैसे ये हमने आपको बताया, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए।
ये हमने अर्थ इंटीरियर के बारे में बताया ना। तो अर्थ जो है आपने देखा कि रोटेट करती है, उसके ये इनर जो है मेंटल लेयर, जो आउटर मेंटल है, ये आउटर कोर है, उस पे जो है आप देखोगे फ्रिक्शन होता है क्योंकि वो लिक्विड है, और वहां से मैग्नेट ये बनता है और अर्थ को जो है अपना मैग्नेटिक जो है एक तरह का ये स्थिति क्रिएट होती है। अब कोई भी चट्टान जिसमें आयरन कंटेंट है, जो मैग्नेटिज्म के सहारे आ रही है, तो यह जब पिघल करके मैग्मा से लावा के रूप में और फिर वो चट्टान के रूप में बनेगी, तो इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो जम जाएगी। यानी उसके डोमेन जो होंगे, अच्छा डोमेन क्या होते हैं, चुंबक के छोटे छोटे पार्ट अगर तोड़ देते हो तो डोमेन, चुंबक डोमेन से मिलकर बना होता है। तो अर्थ के अगर मैग्नेटिक जैसा रहेगा वैसा ही जो है ये भी, अगर देखोगे इनका भी जो है डोमेन उसी डायरेक्शन में रहेंगे। अगर ये पोल चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे आगे। तो जैसे अर्थ का आपने देखा कि जैसे जैसे अर्थ की हिस्ट्री रही है, चट्टानों की संरचनाएं वैसे ही दिखाई देती है। अगर कोई दो बड़े दूर दूर क्षेत्र में एक ही तरह की चट्टानें दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो अफ्रीका में मिलती है और कोई चीज़ है जो ये दक्षिण अमेरिका में मिलती है, कोई चीज़ है कि उसी तरह की चट्टानें जो है मेडागास्कर में मिलती है, तो हम ये मान के चलते हैं, ये प्रूफ होता है कि ये कभी एक ही समय में बनी हुई चट्टानें हैं जो ब्रेक होने के कारण आज अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसी तरह से आप अगर आयरलैंड में देखोगे, वेल्स में देखोगे, यूरोप में देखोगे, तो एक ही तरह के आपको चट्टानें मिलेगी। इनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो एंशिएंट टाइम में इनकी बनने की स्थिति थी वो सेम एक पैटर्न का रही है। इस चीज को ये प्रूफ करने, इस चीज को यह जो है बताने में सक्षम रहे। अब यहाँ पर इसको कहा जाता है, देखिए ये इसको पैलियोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। पूरा चुंबकत्व की बात हम और डिटेल में करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे, तो आपका पैलियोमैग्नेटिज्म और भी क्लियर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जानिए कि अर्थ के जो है मैग्नेटिक क्षेत्र के अनुसार इनका भी जो है डेवलपमेंट होता है। अगर अर्थ के पोल रिवर्सल होता है तो इनके भी जो है डोमेन की डायरेक्शन बदल जाता है। तो इसके आधार पे हम जो है ये पता लगाते हैं कि ये किस एज की बनी हुई चट्टानें हैं, कब की, क्योंकि उस समय की एक खास पैटर्न हर फेज की अलग अलग रही है। तो यह जो है इन्होंने बताया कि उत्तर अमेरिका में आप देखोगे अपलेशियन माउंटेन जो हैं, वहां से आप देखोगे उसी तरह के माउंटेन के ये आपको संरचना आयरलैंड, वेल्स और मध्य यूरोप के हर्सिनियन एज की पहाड़ों में दिखाई देता है, क्योंकि वो भी एक ही एज की बने हुए, उसी समय की बने हुए, जिससे ये प्रूफ होता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे भी ये एक थी, आगे चल करके इसमें चेंजेस हुए और ये अलग अलग भाग में बट गई। ये अलग अलग जो है इनका ये आज अस्तित्व हो गया है। ये देखिए इन्होंने बताया कि जैसा अपलेशियन माउंटेन है वैसा ही अपलेशियन माउंटेन्स जो है आपको ग्रीनलैंड और यहाँ पर जो है वेल्स वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये चट्टानों का एक खास पैटर्न है, एक ही एज की बनी हुई है, जो आज जो है बहुत दूर दूर है। अब आप सोचिए कि ये एक तरफ जो है नॉर्थ ये अमेरिका, एक तरफ यूरोप, इनके बीच जो है कितना जो है गहरा समुद्र। तो कल जो है, कल को ये एक ही थे जो बिछड़े हुए यार हैं। ये कर्ण अर्जुन जो है एक ही थे और ये फिर कर्ण अर्जुन हमारे आएंगे। समय के साथ हो सकता है कि ये कर्ण अर्जुन फिर से एक हो जाएं। आप देख रहे हो ना, पर डे जो है अटलांटिक ओशन यह जो है ये बढ़ते जा रहा है। इसकी जो है ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होती जा रही है और पैसिफिक ओशन और श्रिंक होते जा रहा है। कल को ऐसे होगा कि जो आज जो ये दुश्मन हैं चाइना और यूएसए, बरसों करोड़ों वर्षों बाद, ज्योग्राफी में हम करोड़ों वर्षों को भी यूं मानते हैं, यूं छोटा सा समय, तो ये आकर के गले मिल जाए, नेता लोग ना मिले लेकिन ये लैंड एरिया आकर के गले मिल जाए, जापान, चाइना, यूएसए एक ही फिर से हो जाए, एक ही कंटिनेंट में हो जाए। ठीक, तो दूसरा उन्होंने जियोलॉजिकल ये स्ट्रक्चर। तीसरा इन्होंने बताया ये पर्मोकार्बोनिफेरस ये ग्लेशियल के बारे में, कि ये कार्बोनिफेरस के काल में, कार्बोनिफेरस युग में आपने देखा कि ये
ये एक तो हमारे पास यहाँ पर आप प्लीस्टोसीन काल में देखते हो आइस एज आया था, जिसमें रीस बुर्म ये आप पढ़ते हो, गुंज रीस बुर्म ये आप अलग अलग आइस एज के बारे में पढ़ते हो। 4 आइस एज आप जानते हो ना, गुंज, रीस, बुर्म, मिंडल। तो ऐसे ही आइस एज और भी पहले के समय में आया है। तो कार्बोनिफेरस, ये प्रमुख कार्बोनिफेरस युग में भी पूरे अर्थ पे आइस ये जम गई थी, पूरे अर्थ पे जो है बर्फ जम गई थी। अब बर्फ के नीचे दबी हुई ये जो पेड़ पौधे थे उसी से तो कोयला बना, जिसको आप कार्बोनिफेरस युग के, इसी नाम ही से वो कार्बन के बनने के कारण कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। तो यहाँ पर अब जितने भी ये कार्बोनिफेरस चट्टानों के ऊपर जो ये साक्ष्य हैं, बर्फों के जमे हुए साक्ष्य हैं, आज भी ये सब दिखाई देते हैं। अब सोचो कि ब्राजील में कोई कहे कि वहां बर्फ जमा था, आज मानोगे? ब्राजील में बर्फ जम ही नहीं सकता, इक्वेटर के पास है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये लैंडमास काफी हाई अल्टीट्यूड पे होना चाहिए था, या फिर ये हाई लैटिट्यूड पे होना चाहिए था, इसकी उत्तुंगता यानी ऊंचाई ऊंची होनी चाहिए थी, या फिर ये ऊंचे अक्षांशों पे होनी चाहिए थी, तभी बर्फ जमता। लेकिन आज आपको ब्राजील में देखने को मिलता है। तो इसका कारण ये है कि कल को ये ब्राजील बहुत दूर था, ये बह करके यह जो है साउथ पोल के पास ये हो सकता है हो, और ये बह करके आज इक्वेटर के पास चला है। तो ये भी चीज उन्होंने जो है ये ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिण अमेरिका और इसके अलावा भारत के साउथ इंडिया के जो आइस ये के एविडेंस हैं, उसके आधार पे उन्होंने ये बताया कि यह सब जो है प्रेजेंट समय, यह आप देखोगे ये आइस वाले क्षेत्र में थे, और जो इक्वेटर था वो वर्तमान इक्वेटर की जैसा नहीं था। यह जो है ये वो उस इक्वेटर का अलग, और जो पोल था वो अभी अटलांटिक ओशन में जो साउथ पोल है, और ये वह जो अटलांटिक के पास ना हो करके, यह जो है अटलांटिक कंटिनेंट में ना हो करके वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, वह डरबन के पास जो आज दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर ये था। इस कारण से आप देखोगे उसके पूरे क्षेत्रों में टेम्परेचर लो थी, और यह जो है बहुत ज्यादा बर्फ यहाँ पे जमे। तो इन्होंने जो प्रमुख ये कार्बोनिफेरस के एविडेंसेस से भी प्रूफ करना चाहा। फिर अगला आपको देखोगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स के बारे में आता है। जो फॉसिल्स हैं यानी जो जीवाश्म है, जीवाश्म क्या हैं? चट्टानों के ऊपर जंतुओं के लंबे समय जो दबने के बाद चट्टानों पर उनके एविडेंसेस छप जाते हैं, उनके साक्ष्य छप जाते हैं, उनके जो है पहचान छप जाते हैं, जिसको हम ये क्या बोलते हैं, उसको हम फॉसिल्स ये बोलते हैं। तो ये फॉसिल्स जो है आप देखोगे अलग अलग जगह पे, जैसे आपको मगरमच्छ का जो है ये फॉसिल्स मिला है मॉरिशस में, इसके अलावा जो है दक्षिण अफ्रीका में आपको मिला है। अब बताओ कि ये जानवर अगर जो मॉरिशस में मिल रहा है वही जानवर के फॉसिल्स जो है दक्षिण अमेरिका में मिल रहे हैं, इसका मतलब हमको यही मानना चाहिए ना कि ये लैंडमास एरिया एक था, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है वहीं अफ्रीका के अंदर है वहीं मॉरिशस के अंदर है। इसका मतलब कि कभी ये लैंडमास एक था, आगे चल करके यह जो है दो बलों के कारण से जो वैगनर मानते हैं ये टूट करके अलग हो गए कंटिनेंट और ड्रिफ्ट कर गए, प्रवाह कर गए। फिर अगला है पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियो क्लाइमेटिक पुरातत्व जलवायु यानी पुराने जो हमने आइस एज के बताया उसके साक्ष्यों के आधार पे इन्होंने बताया कि जो कोल डिपोजिट हुए वो कोल डिपोजिट एक ही समय एक ही तरह के लेकिन आज बहुत दूर दूर क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे अगर कोल डिपोजिट की बात किया जाए तो वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में क्योंकि यहाँ ये बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ होती है, जहाँ ज़्यादा वनस्पतियाँ दबेगी वहीं तो होगा। लेकिन यह कुछ ऐसे क्षेत्र मिले जहाँ पर आपको ये पोल के पास जो है कोयला की खदानें मिल रही है। तो कैसे वहाँ बन गया, वहाँ माउंटेन, वहाँ पर पेड़ पौधे गए कैसे? तो कहा गया कि नहीं, पेड़ पौधे नहीं गए हैं, वो कंटिनेंट ही पहले इक्वेटर के पास था, वो जगह ही पहले इक्वेटर के पास था जब बहुत पेड़ हुआ करते थे और जब समय के साथ उसमें कोयला नीचे दब गया, आज वो बह करके ड्रिफ्ट करके पोल के पास चला गया है। तो ये जो है इस एविडेंसेस के सहारे उन्होंने जो है ये प्रूफ करने की कोशिश किया। और लास्ट जो है एविडेंसेस जो देते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, जो जिसमें उन्होंने कुछ पशुओं के बारे में बात किया। जैसे एक लेमिंग के बारे में आप बहुत पढ़ते हो,
लेमिंग जो है आज भी आप देखोगे अपने से जो है ये यहाँ पर वो पलायन करता है, देखिए लेमिंग्स, और वो है जो है पश्चिम की ओर आप देखोगे ये दौड़ के जाते हैं सब, और ये जा करके और समुद्र में गिर जाते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका से ये दौड़ते दौड़ते ये जाते हैं पूरब की तरफ और अटलांटिक ओशन में गिर के मर जाते हैं। पूरी आबादी, मतलब ये नहीं कि एक पूरा समूह में ये दौड़ते जाते हैं और गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ये उन्होंने कहा कि इनका पूर्वज ये शिकार के लिए लंबे दूरी यात्रा तय करता था, उनको पता था कि पूरब जो है लैंडमास एरिया है, उस ट्रेंड को आज भी ये फॉलो करते रहे हैं और वहाँ लैंडमास एरिया नहीं है, वहाँ अटलांटिक ओशन बन गया, जिसके कारण से आप देखोगे कि वह जो है क्षेत्र आज उनके लिए जीवन का आत्महत्या का केंद्र बन गया है। तो ये लेमिंग के बारे में, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे जो है ये एविडेंसेज यहाँ पर वो देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कुछ ये मेरास्मस के ये बात करते हैं, कुछ रेप्टाइल्स के ग्रुप की बात करते हैं, कुछ जो है यहाँ पर ये आपके फूलों की बात करते हैं जो अलग अलग जगहों में सेम, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक फ्लावर है तो वो फ्लावर जो है आज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अंटार्कटिका में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है और भी कंटिनेंट में। इसका मतलब कि ये कभी जब जुड़े थे तो इस ट्रेंड में थे, आज ये अलग अलग हो गए, इसके कारण इनके एविडेंसेस अलग अलग मिल रही। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि यह प्रूफ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारे जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स रही है। तो ये बातें जो है पूरी तरह से आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में समझा। प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने पूरा देखा इसको देने वाले कौन हैं, तो वैगनर महोदय ने दिया। इसमें क्या बातें कही गई, ये कहाँ के थे, कब दिए, साथ ही साथ यह जो है इनके देने के पीछे ये उद्देश्य क्या था, क्यों ये प्रतिपादित किए। उसके बाद आपने देखा कि इसके अलग अलग एविडेंसेस क्या रहे हैं। उसके बाद ये इतने लंबे जो ये थियरी है जिसमें बहुत दूर दूर तक ये कंटिनेंट को ड्रिफ्ट करा रहे हैं, उसके पीछे का जो गवर्निंग फोर्स है वो क्या है, कैसे जो है प्लेट्स टूट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लॉजिकली उन्होंने वैगनर महोदय ने ये दिया और इसमें आपने ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके आपने देखा। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत संभावना मुझे नहीं लगता है, कोई क्वेरी आपकी रह गई है। फिर भी अगर आपको कोई ये क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालें। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, अगर ये मेरी बातें आपको अच्छे समझ में आई है, तो एक प्रोत्साहन के रूप में, एक मोटिवेशन के रूप में, चूंकि मेरे लिए मोटिवेशन आप हो, हम हो सकता है आपके लिए मोटिवेशन हो, आइडियल हो, जो भी, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन आप हो, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को लगता है कि हाँ, क्योंकि हम एक बंद कमरे में पढ़ाते हैं तो मुझे अंदाज नहीं है कि इस कैमरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, और इस कैमरे को समझाना भी नहीं है, समझाना तो आपको है। ये बेनिफिशियल तब है जब आपको समझ में आए। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को में ज़रूर बताएं कि आपको कितनी बातें समझ में आई, क्या आपको प्रॉब्लम है, ये आप और भी क्या चीज़ों को में सुधार चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।